कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो एग्ज़ाम 2025 में होना है 24 फरवरी को। उसके लिए हम लोग हिंदी का क्लास 10th के लिए जितने क्वेश्चन आना है में 100% नहीं तो 80% नंबर आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर पा सकते हैं, पास हो जाएंगे। फेल जो बच्चे हो रहे हैं, निराश हो रहे थे, कमेंट आ रहा था सर मैं फेल हो जाऊंगा, उनके लिए मैं वीडियो ये बना रहा हूं। तो ये सौरभ सर हैं जो ये बताएंगे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़कर आप चले जाओगे तो निश्चित रूप से हंसते हुए एग्जाम रूम से बाहर निकलोगे और आकर कमेंट बोलोगे सर आपने जो जो भी बताया है वही क्वेश्चन आया है। सौरभ सर आए और ये बताएं बच्चों को, पूरा मोटिवेट करें, 100% उनको जो कंटेंट दीजिए वो पढ़ के निकलें और एग्जाम देकर हंसते हुए आए। ये कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। आइए सर। हेलो छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षाएं 24 फरवरी को दिन आ गया है नज़दीक। अब आपको लगभग आप पढ़ाई कर भी चुके होंगे, आप बहुत अच्छा तैयारी किए हैं, आप तैयारी में पीछे नहीं हैं। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप देखेंगे कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। छात्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो टॉपिक हम दे रहे हैं इस टॉपिक से आपको बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा विश्वास है, ये पूरी गारंटी है। तो हम समय को न गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए छात्रों, आपको पता है 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आने वाले हैं। कक्षा 10 के इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपने पढ़ा होगा। आदिकाल, वीरकाल, बहुत से आपने सॉल्व किए होंगे अनसॉल्व। तो आपको 20 क्वेश्चन वही करना है। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, 20 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश। आप गद्यांश का क्वेश्चन देखेंगे, आपकी कक्षा 10 का मित्रता नामक चैप्टर, मित्रता नामक पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो जाना ही नहीं है। छात्रों देखेंगे जो आपके सामने लिखा गया है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो। आपको मित्रता चैप्टर से एक खंड तो मिलना ही मिलना है, एकदम श्योर रहिए। आप सिर्फ मित्रता पढ़ के चले जाइएगा, आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा और आपको पहचानने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है आपको मित्रता पढ़ते ही मिल जाएगा। आपको मित्रता देखते ही आप पढ़ेंगे तो उसमें मित्रता कहीं ना कहीं नजर पक्का आएगा। आप जैसे ही देखेंगे मित्रता लिखा है, ये मित्रता नामक चैप्टर है, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। ध्यान देना, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है गद्यांश और पद्यांश में। तो आप देखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी भाग के मित्रता, हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। छात्रों, आपको देखना यह है कि आप लिखेंगे कैसे। जैसे आप पाठ का नाम लिखते हैं मित्रता, आप मित्रता लिखते हैं, मित्रता को आप ऐसे लिखिए या आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। यदि आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। यदि आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप ब्लैक पेन से मित्रता लिख दीजिए। और उसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ठीक है, यदि ब्लू पेन से लिखते हैं तो उसके भी नीचे क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। छात्रों, आप देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये तो परीक्षा में
जान लीजिए पूछा ही पूछा जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, बहुत बार पूछा गया है। 100% श्योर हो जाइए, ये परीक्षा में छपा है क्वेश्चन। आप जानते हैं कुसंग का ज्वर, देखिए आप पढ़ेंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सदृढ़ का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आप देखेंगे मित्रता नामक पाठ से ही लिया गया है। इसमें आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है, संदर्भ वही रहेगा छात्रों। आपको लिखेंगे तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरा इसी में है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये चैप्टर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शायद है, यही चैप्टर है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। छात्रों आपको वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। छात्रों आपको संदर्भ वैसे ही लिखना है, चाहे वो गद्य का हो चाहे पद्य का हो। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको गद्य में लेखक लिखना है और पद्य में रचयिता लिखना है। ये बातें बिल्कुल परीक्षा में ध्यान देके आइएगा, ये नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि बच्चा गद्यांश में क्या लिखा है और पद्यांश में क्या लिखा है। छात्रों ईर्ष्या आ सकता है, लेकिन कुसंग का ज्वर जरूर पढ़ के जाइएगा। ये भी मित्रता के ही चैप्टर से लिया गया है। आगे और देखेंगे, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई। छात्रों बहुत बार पूछा गया है, 100 में 90% इसकी आशा है। कुसंग का ज्वर के बाद अगर कोई दावा करता है तो यही है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती। और ममता लग गया है तो आपको पता होना चाहिए, ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक रचयिता नहीं लिखना है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छात्रों आपको फिर वैसे वही बात बताएं कि आप ममता लिखेंगे। यदि ममता लिख रहे हैं ब्लू कलम से तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसको करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, जो एग्जामिनर होगा वो तुरंत आपके ममता पाठ देखेगा और जान जाएगा बच्चा जान रहा था, और यहाँ नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। छात्रों इसी क्रम में आपको इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत मिलेगा। आपका एक चैप्टर और है, इस चैप्टर का नाम भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, और लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चैप्टर से भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप हमारी बात मानिएगा, आप ममता और मित्रता जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे क्वेश्चन 100% मिलने हैं। चलते हैं, अब पद्य की बात किया जाए तो आप पद्य की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका तो चैप्टर है सूरदास। दूसरा है आपका तुलसीदास। सूरदास तुलसीदास बिना पढ़े मत जाइएगा। यदि आप अभी नहीं तैयारी किए हैं, अगर कुछ छूट रहा है, यदि सूरदास और तुलसीदास को आप छोड़ दिए हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती किए हैं। सूरदास और तुलसीदास से एक पद्य आना जरूरी है, और एक पद्य आएगा। सूरदास में आपको बहुत से मिलेंगे, चरण कमल बंदव हर राय, ये भी आपका है। दूसरा, अब इसमें से बहुत हैं, आप 2-3 निर्गुण कौन देश का वासी, ये सब आप एकदम टिक कर लीजिए, यही सब पेपर में आया ही है। आप सूरदास और तुलसीदास को बिना पढ़े नहीं जाएंगे। दूसरा चीज, आपको एक चीज और मिलता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा है। ये भी पूछा गया है बहुत बार, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। एक फूल के बारे में ये बातें कही गई हैं। छात्रों ये भी बहुत बार पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। आप माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा और ये परीक्षा में जरूर आएगा। आप सूरदास और तुलसीदास को पढ़ लेते हैं तब भी आपका हो जाएगा। कभी कभी झांसी की रानी की समाज पर आप पीछे छोटे क्लास में रहे होंगे तब भी ये पढ़े होंगे। झांसी की रानी की समाज पर सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी हो सकता है आए, लेकिन हम बार बार एक ही शब्द कर रहे हैं कि आप सूरदास और तुलसीदास को न भूलिएगा। छात्रों अगला जो प्रश्न आता है आपका,
वो जीवन परिचय आता है। ध्यान दीजिए, लेखक का जीवन परिचय। इस जीवन परिचय में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप तीनों लोगों को पढ़ लीजिएगा। इनकी साहित्यिक रचनाएं, जीवन परिचय, इन तीनों लोगों में से एक लोग का पक्का पेपर में आएगा। 100% गारंटी है, तीनों में एक लोगों को मिलना ही मिलना है। ये हम गद्य की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये गद्य की बात किया जा रहा है। गद्य में इन दोनों लोगों में से एक लोगों को मिलना फिक्स है, नहीं तो आप पेपर दे के आएंगे और कमेंट करेंगे हाँ यही तीनों में हो सकता है, तीनों यही छप जाएं, लेकिन हम तीनों कितने हैं, लेकिन एक की गारंटी ले रहे हैं, एक जरूर आएगा। आगे देखिए, उसी से रिलेटेड एक पद्य का भी आता है। पद्य में आपको वही पढ़ना है, सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास और माखनलाल चतुर्वेदी का भी आता है। और इसी में माखनलाल चतुर्वेदी से आपको एक महादेवी वर्मा भी पूछे जाते हैं, आप इसको भी पढ़ लेंगे। आपको चारों में तो दो, सूरदास और तुलसीदास तो पढ़ के ही जाना है। सूरदास और तुलसीदास आप पढ़ के जाइए, सूरदास और तुलसीदास जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है, ये तो गद्य और पद्य का हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आता है संदर्भ सहित गद्यांश का। देखिए, अनिवार्य संस्कृत से एक क्वेश्चन आता है। अनिवार्य संस्कृत से एक क्वेश्चन आता है। अनिवार्य संस्कृत से गद्यांश का जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा आपका पहला चैप्टर है वाराणसी। वाराणसी पढ़ लीजिएगा, और दूसरा आप प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ सकते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा आप पढ़ सकते हैं, इससे भी ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। वैसे अभी तक तो रिकॉर्ड रहा है कि वाराणसी से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, तब भी आप एक कॉमन और रख लीजिए, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछने को देखने को मिला है। आप दोनों चैप्टर पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। इसी के चलते आगे अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का क्वेश्चन अथवा करके देता है, पद्य देता है। पद्य में आपको एक चैप्टर होगा जीवन सूत्राणी, आप जीवन सूत्राणी को पढ़ लीजिए। उसमें श्लोक दिया गया है, उसी में से एक श्लोक, दो श्लोक जरूर पूछ लेता है। जीवन सूत्राणी का श्लोक आप देखेंगे तो बार बार रिपीट किया है। आप जीवन सूत्राणी के श्लोक को पढ़ के जाइए। आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश पद्यांश, 2 बार गद्यांश पूछा, 2 बार पद्यांश पूछा, तो आपको संदर्भ तो नहीं भूलना है। संदर्भ आपका 2 नंबर क्लियर कर देता है, और संदर्भ सबका सेम रहेगा। बस आपको ध्यान देना है कि यदि आप गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं हिंदी में, तो आपको लेखक लिखना है, और पद्यांश का लिख रहे हैं तो आपको रचयिता लिखना है। ठीक है, वैसे सेम आपका अनिवार्य संस्कृत का भी गद्यांश हो जाएगा और पद्यांश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन आता है, एक श्लोक लिखिए। एक श्लोक लिखिए, और वहां लिख देता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो वहां से श्लोक जो इसमें लिखा हो वो देखकर मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसी कंडीशन बनती है आपको श्लोक नहीं याद है, तो आप वही छाप दीजिएगा, हो सकता है नंबर दे दे, लेकिन आप कोशिश वही करिएगा, कोई श्लोक ना लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन जो होता है,
आपको संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत से क्वेश्चन पूछता है और बहुत इजी पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछता है। वाराणसी यदि आप चैप्टर पूरा पढ़ के जाएंगे तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार। देखिए, अब आपको करुड़ रस होंगे, हास्य और करुड़। रस में हास्य और करुड़। वैसे रस बहुत छोटा सा टॉपिक है, छंद भी छोटा सा टॉपिक है, अलंकार भी छोटा सा ही टॉपिक है। आप इसको अभी पूरे 24 घंटे का टाइम है, आप पूरा कल दिन अगर बैठेंगे किताब लेके तो रस, छंद, अलंकार आराम से पढ़ लेंगे। आपसे रस, छंद, अलंकार का क्वेश्चन पूछा ही जाना है और सोरठा भी पूछा जाता है, रोला। ज्यादातर सोरठा आता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को मिस नहीं करेंगे। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो रस, छंद, अलंकार, सोरठा, रोला ये सब आप उठा के पढ़ लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 लाइन के, याद हो जाएगा आसानी से। छात्रों, अगर अलंकार की बात की जाए तो आपको उपमा ज्यादा पूछा जाता है, रूपक और उत्प्रेक्षा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, परिभाषा सहित उदाहरण करना रहता है। आप परिभाषा देंगे, उदाहरण लिख लीजिएगा। आपको छंद आप जरूर दे के जाइए। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में कंफर्म पास कराएंगे। दूसरा चीज, आपको उपसर्ग और प्रत्यय भूलना ही नहीं है। आप ध्यान देंगे, उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पर्याय आपको देखिए, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया। आपको इन पॉइंटों को पढ़ना ही है। उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग आगे लगता है पीछे लगता है, बस इतना ही सो बताना है। उपसर्ग आगे लगता है, आप ध्यान देंगे, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। इतना ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। कभी कभी ये जो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं वहां भी ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको सिर्फ बहुविकल्पी देखकर टिक लगाना है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, पर्यायवाची का आपको पता है, पर्यायवाची मतलब अर्थ होता है, उसी का कई भागों में कई अर्थ होते हैं, वही लिखना रहता है। आगे से जो क्वेश्चन आते हैं आपको एक ध्यान रखना है, वचन पूछा जाता है, रूप। रूप में जैसे पूछ लिया मधु अथवा नदी का बहुवचन लिखिए, तो आप इतना तो संस्कृत में भी पढ़े होंगे और हिंदी भी आप पढ़े ही हैं, आप इतना कर ले जाएंगे। रूप वचन कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट देखना है वो देखना है आगे का क्वेश्चन होता है, जो 11 नंबर का क्वेश्चन होता है, निबंध। छात्रों ध्यान दीजिए, निबंध, आपको कोई भी निबंध आ जाए, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिख लिए, इसमें एक मिनट, रूपरेखा बनाइएगा। पहली हेडिंग प्रस्तावना, जिसका भी लिख रहे हैं उसका परिचय। जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण आ गया, पर्यावरण प्रदूषण आप लिख रहे हैं, पर्यावरण पर आप प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना में उसका परिचय दे दीजिए। उसके बाद दूसरी हेडिंग बना दीजिए, पर्यावरण से लाभ। तीसरी हेडिंग लिख दीजिए, पर्यावरण से हानि। चौथी हेडिंग लिख दीजिए, पर्यावरण से बचाव। लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, उपसंहार। अगर आप 5 हेडिंग लिख लेते हैं और हर हेडिंग को एक एक पेज का बनाते हैं तो 5 से 6 पेज आपका निबंध हो जाएगा, जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। लगभग
कितने नंबर का हो जाता है? 6 नंबर का हो जाता है और हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको पर्यावरण प्रदूषण तो पढ़ना ही है। दूसरा और क्या पढ़ना है? विज्ञान का चमत्कार बहुत बार पूछा गया है। और विज्ञान का चमत्कार के बाद आपसे देश प्रेम भी पूछ लेता है कभी कभी। अब ऐसे सब लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप पर्यावरण जरूर पढ़ के जाइए, विज्ञान का चमत्कार पढ़ लीजिए। आपको 2-3 चीजें और हैं, जैसे हो गया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता के बारे में आप पढ़ लेंगे तो निबंध आपका हो जाएगा। और निबंध में आपको ध्यान देना है, प्रस्तावना तो पहली हेडिंग सबका रहेगा। जैसे यहाँ पर्यावरण से लाभ पढ़े हैं, स्वच्छता से लाभ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप स्वच्छता से कैसे करें, स्वच्छता को कैसे आगे बढ़ाएं, कुछ भी हेडिंग बना करके जो अच्छी हेडिंग लगे उसके बारे में यदि एक पेज भर देते हैं तो नंबर मिल जाएगा। उपसंहार लास्ट हेडिंग है, ये रहेगा फिक्स है। आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो खंड काव्य पूछता है। निबंध आप कम से कम 5 से 6 पेज लिख दीजिएगा, उतना सही है। 6 नंबर का है, यदि 6 पेज लिखते हैं तो बिल्कुल है। 5 पेज भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से 6 के बीच में आप रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप हेडिंग टू हेडिंग लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर का, और देखिए राइटिंग पर तो विशेष ध्यान दीजिएगा। राइटिंग जितना अच्छा लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही खुश होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो आपका खंड काव्य है। खंड काव्य में आपको पढ़ना है अपने जिले वाइज। जैसे प्रतापगढ़ में क्या आता है? जोध जवाहर आता है। आपके जौनपुर में क्या आता है? कर्ण खंड काव्य आता है। ऐसे ही आप अपने जिले को देख लीजिए कौन सा जिला है, आप उसका देखिए। जो खंड काव्य होता है एक कहानी होता है, आप उसको थोड़ा सा अपने अपने पढ़ लीजिए, अपने से लिख दीजिएगा, थोड़ा मिला करके आप अच्छे से कहानी की तरह लिख देंगे तो नंबर अच्छा गेन कराएगा। और ये भी 6 नंबर में ही पूछा जाता है। बस इस कम से कम इसको भी आप 4 से 5 पेज कर दीजिए। 3 पेज मिनिमम, मैक्सिमम 4 से 4.5 तक चले जाइएगा, आपको नंबर गेन हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। छात्रों, गलती आप वही करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया गद्यांश, तो आपको लिखना क्या है, ध्यान देना, ये लेखक और रचयिता। लेखक और रचयिता में बहुत डिफरेंस होता है। एक बहुत बार बच्चे गलती किए हैं और कहते हैं हमारा 2 नंबर कट गया। लेखक आपको गद्य में लिखना है और रचयिता आपको पद्य में लिखना है। ये बातों को ध्यान में रखिएगा। और जो चैप्टर, जिस चैप्टर से लिखा लिया जाए उस चैप्टर को आप इन्वर्टेड कामे में कर दीजिएगा। या यदि ब्लैक कलम से लिख रहे हैं तो ठीक है, ब्लू कलम से लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन जरूर कर देंगे। अंडरलाइन करने का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी कॉपी को जितने स्वच्छ रूप से लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। और आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप ये पूरा जितना हम बताए हैं इतना ही आप पढ़ के जाइएगा। और जितना हम बताए हैं एक दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी एक दिन का पूरा समय है, 24 घंटे का समय है। आप एक बार पढ़ के कल शाम तक पढ़िएगा, रात को अच्छे से नींद आराम से पूरी कीजिएगा। और सोमवार को आपको पेपर देने जाना है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप डरिए मत। आप कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट पर आए हैं, आपको भरोसा दिलाया जाता है कि आने वाली जो भी कक्षाएं रहेंगी बहुत अच्छे से चलाई जाएंगी। तो आप इतना देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा। आप पेपर दे के निकलेंगे, मुस्कुराते हुए निकलेंगे। ध्यान देना, आप डरिए मत। आप डरेंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, और यदि हिंदी का पेपर खराब होगा तो आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसीलिए पहले जैसे आपको बहुविकल्पी, अब तो बहुविकल्पी करने के लिए OMR शीट, छात्रों एक बात और, OMR शीट में आप सावधानी बरतेंगे कि जैसे होता क्या है, आप कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपने किया और इसका B ऑप्शन था, आप B को ऐसे कलर कर दिए, बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, आप दूसरे पे मत चलाइए, आप जो लगा दिए हैं जाने दीजिए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो तब भी गलत हो गया, क्योंकि वो कंप्यूटर से चेक होता है, आपको वो रिजेक्ट कर देगा। और दूसरी चीजें, आप बड़े क्वेश्चन पहले करेंगे, आपको गद्यांश पद्यांश वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, निबंध कर लीजिएगा,
जो छोटे क्वेश्चन है उसको बाद में करिएगा, क्योंकि यदि आप बड़े क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नंबर गलत हो जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। छात्रों, आपको इतना ही पढ़ के जाना है। आप वेल मेंटेन रखिए अपने आप को, अच्छे से रहिए और इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपका दिमाग खराब हो जाए जिससे आप परीक्षा ना दे पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट। हम लाएंगे मैथ और साइंस का ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस। धन्यवाद सौरभ सर, अपने बच्चों को इतना अच्छा गाइडलाइन दिए हैं। शायद अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के फैमिली से अगर जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से पास ही नहीं, जिस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन बताया है, शायद ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आना तो तय है। और आपने ऐसा भी बताया है कि एग्जाम में बच्चों को लिखना कैसे है। हाँ, ये बहुत जरूरी है बेटा, लिखावट आपका सही होना चाहिए, लिखावट बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बेटा एक मैं सजेशन और देना चाहता हूँ। सर ने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, थोड़ा सा मैं भी आपको सोच रहा हूँ सजेशन दे दूँ। करना क्या है आपको, हो सकता है बच्चे आपको याद ना हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको नहीं आता है, आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। बेटा शुरू में कोशिश करो गलत लिखने का। जैसे मान लो आप शुरू में थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन लिख रहे हो और लास्ट में आपका एकदम क्लियर क्वेश्चन है, लास्ट में सही सही क्वेश्चन लिख रहे हो, शुरू में सहानुभूति एग्जामिनर दिखा देंगे ये तो शुरू में गलत लिखा है, इसको नंबर दे दिया जाए। लास्ट में आप तो अपने जिम्मेदार हो, हकदार हो, तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। ये कोशिश करो जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं, जो क्लियर आपको नहीं है, उसको बीच में रखने की कोशिश करो। ठीक, हाँ, बीच में रखोगे बहुत अच्छा फायदा होगा। ये समझ लो, शुरू में अच्छा लिखो, सही लिखो, लास्ट में शुरू अच्छा लिखो, सही लिखो, बीच में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं याद है शायद उसे डाल देंगे, तो ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा मार्किंग आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर शुरू का ही अच्छा देखता है और लास्ट में भी अच्छा रहेगा। बीच में एक दो क्वेश्चन डाउट वाले रहेंगे, उस पर भी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अग्रिम बधाई आपको, और निश्चित रूप से आप मुस्कुराते हुए एग्जाम से बाहर आएंगे। हम लोग आपका वेट करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पे स्टार्ट बंद कर रहा हूँ, और ये निश्चित रूप से हिंदी के एग्जाम के बाद बेटा जो भी पेपर रहेगा उसका पूरी तरह से हम लोग तैयारी कराएंगे, आपका पूरा मदद करेंगे। ये कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट फैमिली 700 टीम का जुड़ गया है, इसमें 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये खुशी की बात है। ठीक, चलिए।